हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपका मनीष सर सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में हमने 200 सब्सक्रिप्शन पा लिए, 200 प्लस सब्सक्रिप्शन है। फिर भी अगर किसी ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आज का हमारा प्रोबेबिलिटी का पाँचवा वीडियो है। इसके पहले के चारों वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलो, आज का हमारा जो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम सिर्फ एक या दो वीडियो लेंगे। इस कंसेप्ट में, इस वीडियो में जो कंसेप्ट हम डील करने जा रहे हैं वो है बेयस थ्योरम। बहुत ही आसान थ्योरम है, लेकिन थ्योरम जब भी वर्ड वहाँ पर आता है तो हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है, थोड़ा सा हम उसके लिए थोड़ा डेंजरस फील करते हैं। लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी से ये हो जाएगा। इसके लिए कंसेप्ट कौन से चाहिए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट चाहिए, सैम्पल स्पेस चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट चाहिए, अलजेब्रा। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है ये हमारे पहले वीडियो में हो चुके हैं। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से पढ़ना है तो पहले चारों वीडियो आपको ठीक से देखने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर E1, E2, E3, E4 अप टू EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। मतलब क्या है कि इनका यूनियन ले तो अपना यूनियन ले तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है, और इंटरसेक्शन ले तो फाई सेट रहता है। ऐसे जो इवेंट्स है उनको एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कहा जाता है। अगर ये ऐसा है तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ आइदर ऑफ दीज एन exclusive or inclusive event is probability of E of I divided by A is equal to probability of E of I into conditional probability of A over EI डिवाइडेड बाय ऑल द प्रोबेबिलिटी। मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी, सब जितने भी हमारे पास इवेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय ऑल द इवेंट्स। मतलब ये उसका फॉर्मूला हुआ, ये उसका प्रूफ है जो हमें प्रूव करना है। ये बायस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो हमें अभी प्रूव करना है। बहुत ही ईजी है, चलो देखते हैं अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक वेन डायग्राम से ये थ्योरम का कंसेप्ट क्या है वो इन शॉर्ट समझाऊंगा, फिर हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, थ्योरम में सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया एस। ठीक है, फिर ये एक सेट कंसीडर कर लिया, एक इवेंट कंसीडर किया हमने E1, ये दूसरा इवेंट कंसीडर कर लिया E2, ये तीसरा इवेंट हो गया E3। लाइकवाइज हमने क्या किया, n नंबर ऑफ इवेंट्स कंसिडर कर लिए, और ये जो है ये है हमारा फाइनल इवेंट EN। अब इसका मतलब हुआ क्या कि देखो ये डायग्राम में समझ में आता है कि E1, E2, E3, E4 या EN यहाँ तक किसी भी इवेंट का किसी भी दूसरे इवेंट के साथ कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। देख रहे हैं आप? कोई भी इंटरसेक्शन है नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी इवेंट के साथ या सारे इवेंट के साथ वो एक घटना घट सकती है या वो एक इवेंट हो सकता है जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है निकालने के लिए। हमें ना ही इवेंट E1 की निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ना ही इवेंट E3 की निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ना ही इवेंट EN की। हमें पूछा जाएगा ये इस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस प्रोबेबिलिटी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया हमें यहाँ पर करना क्या है एग्जैक्टली ठीक है। सो ये वेन डायग्राम से हमें कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो चुका होगा अभी। अब हम इसका थेरोटिकल प्रूफ देखेंगे। एकदम आसान है थेरोटिकल प्रूफ, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा है डायग्राम में कि E1, E2, E3, E4 अप टू EN ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब ये अगर सारे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इन सब की यूनियन अगर हम करते हैं तो यूनियन मतलब क्या हो गया इसकी, इन सब की यूनियन की मतलब वो बन गया यूनिवर्सल सेट, मतलब S। ठीक है, और इसमें से किसी भी इवेंट में नो टू इवेंट्स, देखा हमने डायग्राम में भी यहाँ पर दिख रहा है हमें कि नो टू इवेंट्स हैविंग नॉट अ सिंगल एलिमेंट एज अ कॉमन एलिमेंट। उन दोनों में से किसी में भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब उनमें से किसी भी सेट का, किन्हीं दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो इंटरसेक्शन फाई आएगा या ज़ीरो एलिमेंट्स उसमें रहेंगे। अब ए इवेंट अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हम एस के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे। एस के साथ इंटरसेक्शन मतलब देखिए एस मतलब क्या है, एस मतलब है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू EN। ठीक है, ये हो गया हमारा एस। ठीक है, अब ये एस की वैल्यू हम यहाँ पर उसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये वो क्या हो जाएगा, वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू एस। देखो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू एज इट इज़ उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे, वो बन जाएगा फिर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन अप टू EN
इंटरसेक्शन विथ ए, ठीक है, वो वैल्यू एज इट इज़ एस की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना मतलब क्या है कि E1 यूनियन की जगह यहाँ पे आएगा E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन, E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन, E3 इंटरसेक्शन ए अप टू En इंटरसेक्शन ए। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का, तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए यूनियन अप टू En इंटरसेक्शन ए। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक और थ्योरम ऐड करना है, बाय एडिशन थ्योरम। पता है हमें एडिशन थ्योरम में क्या हुआ था कि हमने ए यूनियन बी किया था, तो वहाँ पर जो हुआ था उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में हमें सीधा सीधा उसका प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिला था। तो देखो अब पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमें मिला यहाँ पे पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू आया हमारे पास समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए वेयर I इज फ्रॉम 1 to n, मतलब n तक उसकी वैल्यू चल सकती है, कोई भी वैल्यू हम उसमें ले सकते हैं। ये आया हमारा पी ऑफ ए का वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो वो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। देखो अब उसके आगे का प्रूफ नाउ। अब हम अगर हमारे पास पी ऑफ ए की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब पी ऑफ EI मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर 2, 3 या n इवेंट्स में से किसी एक इवेंट की कंडीशन है हमारे पास कि एक इवेंट हो चुका है उसके बाद ये दूसरा इवेंट है। तो ये क्या हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पी ऑफ EI मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए। अब ये पी ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली, ठीक है, वो वहाँ पर पुट कर दी बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब क्या हो गया यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइडेड बाय ए मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय EI डिवाइडेड बाय दैट होल थिंग। ये हो गया हमारा प्रूफ थ्योरम का। अब इस थ्योरम में 3 टाइप के प्रोबेबिलिटीज आते हैं। एक आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइडेड बाय ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी सबकी मिला के प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 E2 E3 इन सब की प्रोबेबिलिटी का अगर हम एडिशन करें तो वो एडिशन आती है इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी। दूसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर जिसके लिए हमने ये चेक कर रहे हैं अभी हम कि दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी है हमारे पास। दूसरी प्रोबेबिलिटी में हमारे पास है कि पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय EI, इसे क्या कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन ईच एंड एवरी प्रायर प्रोबेबिलिटी। जब अगर हमें ईच एंड एवरी मतलब हर एक प्रायर प्रोबेबिलिटी पता होती है तब उसमें से हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ये कंडीशन हमें वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ EI डिवाइडेड बाय ए, इसे हम पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रायर हो गई और वो हो गई पोस्टेरियर, मतलब इसमें से हमें अगर पी ऑफ ए की पता है तो उसमें से इस किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा ये थ्योरम का पूरा लेखा जोखा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, देखिए कोई भी टाइप का एग्जाम्पल हो, किसी अगर अलग कंसेप्ट से अगर उसे सॉल्व करना है तो उसमें हमारे पास एक अलग उसका कुछ ना कुछ तो भी एग्जाम्पल में उसका एक मेनू रहता है, ठीक है, उसमें अलग कुछ उसका एक स्ट्रक्चर रहता है एग्जाम्पल में। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर आर 3 बैग्स, मतलब 3 बैग्स है, हर एक बैग में 100 मार्बल्स है, ठीक है। बैग 1 जो है उस बैग 1 में 75 रेड और 25 ब्लू मार्बल्स है, बैग 2 में 60 रेड और 40 ब्लू मार्बल्स है, और बैग 3 जो है उसमें 45 रेड और 55 ब्लू मार्बल्स है। अब हमें करना क्या है, वन ऑफ द बैग इज चूजन, मतलब 3 बैग है, 3 में से हमने किसी एक बैग को उठाया, ठीक है, तीनों बैग को नहीं उठाया, 3 में से किसी एक बैग को हमने उठाया एट ए रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन मार्बल इज रेड, मतलब 3 बैग में से एक बैग उठाए, उस एक बैग में से भी हमने कोई एक मार्बल निकाला और वो जो एक मार्बल निकाला वो एक मार्बल भी हमारा रेड कलर का मार्बल होगा। ये हमें प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है।
यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने डायग्राम में बोला था, हमें किसी भी इवेंट की नहीं निकालनी है। यहाँ पर हमने ना ही हमें बैग 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना ही बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना ही बैग 3 की। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जो तीनों बैग है, तीनों बैग में से जब हम एक कोई तो भी बैग चूज़ करेंगे, उस बैग में से जो 100 उसमें मार्बल है, उसमें से एक मार्बल जब हम चूज़ करेंगे तो उस मार्बल का कलर रेड होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें अब यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमने क्या किया कि लेट अस कंसिडर B1 B2 B3 बी द इवेंट्स दैट, तीनों बैग मतलब बैग 1 बैग 2 बैग 3 में से कोई तो भी एक बैग हम चूज़ करेंगे, क्योंकि पहले कंसेप्ट पहले इवेंट क्या है कि हमें बैग कोई तो भी चूज़ करना है तीनों में से, ठीक है। फिर अगर तीनों में से एक बैग चूज़ करना है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो गई कि अगर हम बैग B1 चूज़ करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, B2 बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 को चूज़ करना, B3 को चूज़ करना, मतलब हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। तीनों सेम है क्योंकि तीनों में से कोई तो भी एक आने वाला है, मतलब 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। लेट R1, अगला स्टेप देखते हैं, लेट R1 R2 R3 बी द इवेंट दैट रेड मार्बल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1 बैग 2 और बैग 3। तीनों बैग में से रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 2 3 R1 R2 R3, ये बैग 1 बैग 2 बैग 3 में से चूजन या पिक की गई एक रेड मार्बल है, ऐसा हमने चूज़ किया, ऐसा हमने कंसिडर किया। सपोज R एक इवेंट है जिसमें से रेड मार्बल निकलेगा। अब यहाँ पर B1 इंटरसेक्शन R1 यूनियन B2 इंटरसेक्शन R2 यूनियन B3 इंटरसेक्शन R3, ये क्या है यहाँ पर कि B1 बैग में से रेड मार्बल निकालना। ये देखो यहाँ पर B1 बैग में से रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी या उसका जो कुछ भी इवेंट है वो ये हो गया। B2 बैग में से रेड मार्बल निकालने की ये जो इवेंट है उसकी ये इंटरसेक्शन हो गया, और B3 में से निकालने का R3 निकालना, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R1, करेक्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन R3। अब यहाँ पर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये जो हमारा थ्योरम है ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रही है। यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने अप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R1 को लिख दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 डिवाइडेड बाय B1। फिर उसके बाद B2 इंटरसेक्शन R2 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 डिवाइडेड बाय B2 लिख दिया। और तीसरे को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 डिवाइडेड बाय B3 लिख दिया। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि पहले एक घटना घट चुकी है कि पहले हमने एक बैग चूज़ किया, सपोज वो बैग B1 निकला, B1 में से अगर कोई मार्बल निकाल रहे हैं हम तो उसका हो गया R1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 कितना हो गया, टोटल उसमें 100 मार्बल है, 100 में से 75 रेड मार्बल है, सो 75/100 उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर R2/B2 कितना हुआ कि B2 बैग कलेक्ट किया, सपोज हमने सिलेक्ट किया और उसमें से अगर रेड मार्बल निकालना है तो बैग 2 में रेड मार्बल कितने हैं 60, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 60/100। और R3 डिवाइडेड बाय B3, मतलब बैग 3 हमने सपोज सडनली चूज़ किया, उसमें से एक रेड मार्बल निकालना है तो उसमें 45 रेड मार्बल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 45/100। अब देखो ये नंबर 1 इक्वेशन जो हमने कंसिडर किया था उसमें से लगभग सारे के सारे वैल्यू हमारे पास आ गए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 भी हमारे पास है 1/3, B2 भी है, B3 भी है, और ये R1 डिवाइड बाय R3, और ये R2 डिवाइड बाय B3, और ये R3 डिवाइड बाय B3, इन तीनों की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। तो ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी मिला के अब हम क्या करेंगे कि वो पूरे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। कहाँ, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर हम वो पुट कर देंगे सारे के सारे वैल्यू। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ R, मतलब एक रेड मार्बल पुट करने और रेड मार्बल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, देखो हमारे सारे वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद 1/3 इंटू 75/100 इंटू 1/3 इंटू 60/100 प्लस 1/3 इंटू 45/100। सारा कैलकुलेशन करने के बाद सारा इसका लेखा जोखा निकालने के बाद क्या उसकी वैल्यू मिलेगी हमें, उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 3/5। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें कैलकुलेशन करके देख सकते हो। फिर से थैंक यू।